नीचे है, चाइना उसके बराबरी में है। एक ज़माने में कोविड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बांग्लादेश का था, 7.2% था। उस ज़माने में हमारा ग्रोथ रेट 3.2% था, अमेरिका का उसके भी नीचे था। 7-8 में जो रिसेशन अमेरिका में आया 2007-8 में, बराबर है, 2007-8 में जो मंदी आई, मैं इकोनॉमिक्स टर्म नहीं बोलूँगा, जो मंदी आई वो इतनी मंदी ज़बरदस्त थी कि आप सारे मेरे एज के हैं। 1930 में जो सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में जो रिसेशन आया, वो रिसेशन से भी महंगी और गहरी मंदी आई थी 2007-8 में। उसमें से संभालने के लिए अमेरिका को बहुत टाइम लगेगा। ऐसा स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर जो पढ़ाते थे मिल्टन फ्रीडमन, उनसे मेरा करस्पॉन्डेंस भी हुआ था। मिल्टन फ्रीडमन ने कहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी को इम्प्रूव होने के लिए 2019 साल तक आपको राह देखने पड़ेगी। हमारे करस्पॉन्डेंट ने, मैंने मिल्टन फ्रीडमन को यह बताया था कि साहब 2019 तो क्या 2025 में भी अमेरिकन इकोनॉमी सर्वाइव नहीं होगी, जो 2007 और 8 के पहले थी वैसी। और आज ये बात है कि 15 दिन के पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये है कि जो दुनिया के सारे देशों को पैसा देती है। अभी श्रीलंका को पैसा दिया उन्होंने, पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानी, इसलिए उनको पैसे नहीं दिए गए। और दूसरी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो पैसा देती है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, डैम के लिए, एयरपोर्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देती है। IMF पैसा देती है कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए और कमर्शियल यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसा हम टूर कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर बढ़ाने के लिए IMF कंट्री को पैसा देती है, फिर कंट्री बाकी टूरिज्म सेक्टर को पैसा देती है। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे वर्ल्ड में कि 2019 के 2007-8 और कोविड के समय में उनके सामने भी प्रश्न निर्माण हुए कि अब ये प्रश्न अलॉटमेंट ऑफ फाइनेंस टू एनी कंट्री and return to the finance from any country and most risky to the developing countries, ये इक्वेशन कैसा सॉल्व करें। श्रीलंका का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, बांग्लादेश का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, वियतनाम का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, इटसेल्फ अमेरिका के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। ये सारे प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से फाइनेंस से डील किया जाए, इसके ऊपर सारी फोकस आज IMF और वर्ल्ड बैंक कर रही है। और इसका अर्थ ये है कि जो हम आज का दिन गुजार रहे हैं और जो लोग आज का दिन नहीं गुजार रहे हैं, उनकी हालत, उनके पास का पैसा, उनकी परचेसिंग पावर, उनका रोजगार वो इतना नीचे चले गया है कि वो आज के हमारे दिन में आने के लिए उसको कम से कम 10 साल लगेंगे, उसको कम से कम 10 साल लगेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर से जो रुपया बन रहा है उसमें एग्रीकल्चर का जो इनपुट है, एग्रीकल्चर में से जो योगदान मिलता है उसका आय बढ़ाने के लिए वो केवल 14 पैसे है। और एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं काम करने वाले, उनकी संख्या 45% है। कैसा इंडिया डेवलप कंट्रीज होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 28 पैसे है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंस लेबर फोर्स है वो 26% है। और भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स 1947 से आप तपासोगे, परीक्षण करोगे, उसका सुपरविजन करोगे तो वो है हमारा मझला सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है, सबसे ज़्यादा वजूद इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलता है। आपको मालूम होगा कि 2019 के टर्म के बाद में मोदी जी जब चुन के आए तो 30% का कारपोरेट टैक्स उन्होंने 22% तक लाके कम कर दिया। उसमें वो जो लॉस हुआ डायरेक्ट टैक्स में, वो एक साल में 3.25 लाख करोड़ का लॉस था। और 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है उसमें जो खर्चा आता है साल भरे का वो 2.25 लाख करोड़ का है। तो सेकेंडरी सेक्टर ने जो डेवलपमेंट करना चाहिए
वो सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट भारत में कभी भी हुई नहीं। और गिने चुने लोग केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ के ऊपर है। ऐसे केवल 100 इंडस्ट्रियलिस्ट है, 100 इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के ऊपर नहीं है। इसलिए जब सेकंड कोविड आया था तब ये सारे लोग पैसा मांगने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए थे, आउटले पैकेज करके। फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया था और उस पर लीड लिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। वो बोले कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फाइनेंस है, जो फाइनेंस है उसमें से आप मैनेजमेंट करो और उसमें से आप आपके एम्प्लॉयमेंट का जो रिट्रेसमेंट हो रहा है उसको कम करो, लेबर को कंटिन्यू करो और लेबर फोर्स को और एंगेज करने के लिए जो हम सुविधा देना चाहते हैं वो हम डायरेक्ट लेबर को देंगे, आपको नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। दिशा जी जो काम करती है, हम अब सर्विस सेक्टर में बैठे हैं सब। हमने पैसे भरे, एजेंट के पास गए, एयरफोर्स की टिकट निकाली, उसकी टिकट निकाली, एयर वाले को रोजगार मिला, उसको रोजगार मिला, शॉपिंग में जा रहे कल तो उसको रोजगार मिलेगा, उसका सेल होगा, इसका सेल होगा, होटल में जाते हैं खाना खाते हैं उसको पैसा मिलता है, उसका रोजगार निर्माण होता है, वो 10 लोगों को अपॉइंटमेंट करता है। दैट इज ए सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सब आया, LIC आई, पब्लिक सेक्टर में बैंक्स आए, उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, उसमें बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट आया, इरिगेशन डिपार्टमेंट आया, फाइनेंस डिपार्टमेंट आया, पुलिस डिपार्टमेंट आया, सारे डिपार्टमेंट सर्विस सेक्टर में है। और सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है सबसे पहले पैसा सर्विस सेक्टर को जाता है। 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का सेकंड नंबर का जो पैसा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है और उसमें से जो थोड़ा बहुत बचता है ना वो फार्मर के पास जाता है। करके फार्मर सुसाइड करता है, कॉटन बनाने वाला सुसाइड करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला सुसाइड कभी किया दिखा है आपको? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सुसाइड की है क्योंकि उसका धंधा चला नहीं, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका कपड़ा बिका नहीं है, उसने सुसाइड की है। ऐसा हुआ है भारत में? हुआ है ऐसा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये हमारी इकोनॉमी की ट्रेजेडी है और यही मुझे बोलना था आपको। और सर्विस सेक्टर का आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद। सर्विस सेक्टर का योगदान हमारा 55 पैसे या 57 पैसे तक है। और आज का एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, हम सब रोजगार वाले थे, हम रिटायर भी हो गए, बहुत सारे बच्चे दिखते हैं मुझे और भी रिटायरमेंट होने के लिए बहुत टाइम है, अभी भी लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा दायरा हम देखते हैं, जो ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, कोई कंपनी में काम करता है, उसको बेचारे को 30 दिन की नौकरी नहीं मिलती। वो बोलता है कि आज के दिन काम पर कल का कल देखे जाएंगे। हायर एंड फायर का प्रिंसिपल हमने चाइना का यूज किया साहब। और वो सुबह 8 बजे निकलता है, इतना बड़ा काला बैग उसके पीछे में रहता है और खुद के मोटरसाइकिल पे निकलता है। 100 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए उसके पास पैसे रहते नहीं। वो दोपहर में 2 समोसे खाता है, रात को घर में जाता है 12 बजे और सुबह फिर 8 बजे ड्यूटी को आने पड़ता है। ऐसी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन। ये यदि सिचुएशन कंटिन्यू रही तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? और स्ट्रक्चर आगे ले जाने के लिए हम डेवलप कंट्रीज की बात कौन से डेफिनेशन के अंतर्गत बैठे, जो हम डेवलप कंट्रीज के लिए हम उसका एक विजन हमारे सामने रखे, एक मॉडल हमारे सामने रखे। अभी जो हमने डेवलपमेंट मॉडल का जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम, वो 5 मॉडल है। 5 जब नेहरू ने शुरुआत की थी तो उसने हैरल्ड डॉमर मॉडल रखा था। हैरल्ड डॉमर मॉडल ने प्रेशर किया था और रिकार्डो ने जो थ्योरी लिखी थी वो थ्योरी के संदर्भ में उन्होंने मेंशन किया था कि आपके लोगों को टेक ऑफ करने के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सपांशन ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सपांशन के लिए एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का इतना आपको एक्सपांशन करने पड़ेगा, उसको आपको पहले फिल्टर लगाने के लिए क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी। और जब रिपोर्ट आते हैं तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि 8th क्लास के बच्चे को 3rd क्लास का, 3rd स्टैंडर्ड क्लास का मैथमेटिक्स नहीं आता। कुछ जो बची हुई क्वालिटी हमारे पास थी 2000 के बाद में, जो सारा पैसा भारत में आया है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बदौलत आया है। हमारे आज भी मोनोपोली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, उसके बदौलत ही पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत को एक डेवलपिंग इकोनॉमी है लेकिन फ्लोटिंग इकोनॉमी का उसको सपोर्ट है।
आने वाले दिनों में यदि हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी पॉलिसी और हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगने वाले सपोर्ट यदि इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत हम उन सारे फ्रेमवर्क को एक विशेष स्वरूप के अंतर्गत हमारा विजडम कायम रखते हुए आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ही हमारा ग्रोथ रेट आगे जाएगा। मैं इस साल के बजट की बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा इस साल का बजट कैसा था।